नमस्कार। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने घर पर रहना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है और साथ में साफ और सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखना है। और आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके कारण भारत में नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। जी हाँ, नतीजे अच्छे आ रहे हैं भारत में। अगर कुल मिलाकर देखें तो आज एक जो बड़ी बात निकल कर आई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसमें एक बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि भारत में जो डबल हो रहे हैं जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, वो अब 7.5 दिनों में दोगुनी हो रही है। और जब 7.5 दिनों में दोगुनी हो रही है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लॉकडाउन में हैं और इसके नतीजे जो हैं इस महीने के अंत तक बहुत हद तक पॉजिटिव नतीजे इसके दिखेंगे, ऐसा मानना है। तो ये एक बड़ी बात थी, बड़ी खबर थी, हमने आपको बताई। हम आपको कोरोना का अपडेट भी देंगे, आपको बताएंगे कि कोरोना का अपडेट क्या आंकड़ों के हिसाब से आज का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़ी बात यही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन जो करा जा रहा है उसके कारण जो है नतीजे अच्छे आ रहे हैं। 7.5 दिनों में अब भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो दोगुनी हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत जो है काफी हद तक स्थिति को नियंत्रण में किए हुए है। लेकिन जरूरी है कि आप इस नियंत्रण बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन बखूबी करते रहिए। आइए नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट इस वक्त क्या है, कोरोना से जुड़े आंकड़े जो है उनका अपडेट क्या है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित सक्रिय लोगों की संख्या 15,122 है इस वक्त। जी हाँ, 15,122 जो संक्रमित हैं, सक्रिय लोग। भारत में कोरोना से संक्रमित कुल मामले जो हैं वो 18,985 तक पहुंच गए हैं। 18,985। देश में कोरोना से संक्रमित 3,259 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। 3,259 लोग। लेकिन देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 603 लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये कोरोना का अपडेट 15,122 जो है वो संक्रमित सक्रिय लोगों की संख्या, ये हमने आपको बताया आंकड़े। और अब चलिए नजर डाल लेते हैं देश की कोरोना से जुड़ी सुर्खियों पर। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 15,122। पिछले 14 दिनों से 61 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। 17.48% हुआ रिकवरी रेट। रिपोर्टों में आई भिन्नता के बाद आईसीएमआर की सभी राज्यों को सलाह, न करें 2 दिनों तक कोविड-19 के लिए नए रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण का उपयोग। कहा अगर बैच में कुछ खराबी है तो हम कंपनी को किट बदलने के लिए कहेंगे। सरकार देश भर में बना रही है हेल्थ केयर पेशेवरों और स्वयंसेवकों का मास्टर डेटाबेस। covidwarriors.gov.in पर दिया 1.24 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों का ब्यौरा। जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकृत निकाय आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं संसाधनों का उपयोग। कोविड-19 का ऑन स्पॉट मूल्यांकन करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम को नहीं मिल रहा राज्य का समर्थन। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल को केंद्रीय टीम को हर प्रकार की मदद देने का दिया निर्देश। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान, कोरोना से लड़ाई में जान गंवाने वाले चिकित्सकों को देंगे शहीद का दर्जा। तो इसी देश भर की सुर्खियां। और अब आइए नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर, दुनिया भर की सुर्खियों पर, कोरोना से जुड़ी खबरों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोरोना है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, सबसे मिलकर लड़ाई लड़ने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नौकरियां बचाने के लिए अस्थायी रूप से इमिग्रेशन निलंबित करने जा रहे हैं। वुहान में अमेरिकी जांच दल भेजने की मांग चीन ने ठुकराई। कोरोना की जांच के लिए अमेरिका चाहता है वुहान में अपना जांच दल भेजना। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा 3 हफ्तों में पहली बार न्यूयॉर्क में कोरोना से मरने वालों की संख्या रही 500 से कम।
सिंगापुर ने कोरोना से निपटने के लिए आंशिक लॉकडाउन 4 हफ्ते के लिए बढ़ाया। अब 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना से मुकाबला करने और इससे जुड़े रिसर्च डेटा को इकट्ठा करके शेयर करने के मकसद से यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन कोविड-19 डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आयरलैंड में सोमवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते एक दिन में 77 लोगों की मौत। अब तक एक दिन में हुई मौतों में सबसे बड़ा आंकड़ा। अब तक आयरलैंड में 687 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि 61 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। ये भारत के लिहाज से अच्छी खबर है। अब तक देश में 3252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जबकि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है, ऐसे में कुछ राज्य क्यों, सिर्फ एक राज्य का मैं फिलहाल जिक्र कर रहा हूं कि वो कोरोना की लड़ाई में भी उसने राजनीतिक से दीवारें खड़ी कर दी हैं। कोरोना वायरस प्रभावित इलाकों के आकलन के लिए केंद्र की ओर से भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में दौरा करने से रोक दिया। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि 4 राज्यों में भेजी गई जो मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम है उसको बाकी 3 राज्यों में सहयोग मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसको सहयोग नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा करना गलत है और पश्चिम बंगाल को चाहिए कि वो इस टीम को पूरा समर्थन दे। ये इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमों को 4 राज्यों में डिप्लॉय किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन टीमों को अपने कार्यों में राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, परंतु गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के ऑर्डर का पालन करें, सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है और ऐसी खबरें दिल को कचोटती हैं कि ऐसे मौकों पर भी राजनीतिक रूप से भी जो है इस वक्त की इस तरह की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। कुछ और खबरें हैं जो परेशान करती है, और वो कौन सी खबरें हैं? वो दरअसल फेक न्यूज़ हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी फेक न्यूज़ हैं जिनको आज हम बस्ट कर रहे हैं। तो अफवाहों से सावधान, अफवाहों से बचकर रहिए। एक अंग्रेजी चैनल ने ट्वीट किया कि अरुणाचल प्रदेश में लोगों को खाने के लिए चावल नहीं मिल रहा है और लोग कोबरा सांप जो है उसको मार कर खा रहे हैं। क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है इसलिए वो कोबरा सांप को मार कर खा रहे हैं। ये एक अंग्रेजी चैनल ने ट्वीट किया था। तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें 3 लोग जो हैं उनके कंधे पर एक कोबरा जो है वो दिखाई दे रहा, और ये कहा गया कि दरअसल ये लोग कोबरा को मारकर खा रहे हैं। लेकिन क्या ये खबर सही थी? जी नहीं, ये खबर फेक थी, झूठी खबर थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे झूठी खबर बताया, फेक न्यूज़ बताया, और उन्होंने कहा कि अरुणाचल में न तो चावल की कमी है, ना ही लोग खाने के लिए कोबरा मारकर खा रहे हैं। अरुणाचल सरकार ने भी इस खबर को फेक न्यूज़ बताया, झूठी खबर बताया। तो अरुणाचल से ये जो खबर आई ये पूरी तरह से झूठी थी, जो एक अंग्रेजी के न्यूज़ चैनल ने बाकायदा ट्वीट करी। एक और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह कहा कि रिजवान अहमद नाम के एक मुस्लिम युवक को
पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने और लॉकडाउन तोड़ने के कारण पीट पीट कर मार डाला। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस खबर को फैलाया और कहा कि लॉकडाउन तोड़ने के कारण जो रिजवान है उसको पुलिस ने मार दिया। लेकिन अंबेडकर नगर पुलिस ने इसे फेक न्यूज बताया। रिजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट के कोई निशान नहीं है। पुलिस ने रिजवान का इलाज कर रहे पारिवारिक डॉक्टर अब्दुल हकीम का बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजवान दरअसल कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गया था और अब्दुल जो हकीम हैं वो उनका इलाज भी कर रहे थे। और देखिए कौन सी फेक न्यूज है। कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने खबर चलाई कि रेलवे 13 लाख कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है स्थिति जो है वो लॉकडाउन की स्थिति है और कुछ घाटा हो सकता है। तो ये कहा गया कि रेलवे 13 लाख कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की योजना बना रहा है। ऐसी खबर जो है वो चलाई गई। लेकिन क्या रेलवे वास्तव में 13 लाख कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने जा रहा है? जी नहीं, ये फेक न्यूज है और रेल मंत्रालय की वेतन में कटौती करने की कोई योजना नहीं है। ये खबर जो है फर्जी है, फेक है। अगर आप रेलवे में काम करते हैं तो कतई आप इस पर भरोसा ना करें, फेक न्यूज थी। एक और खबर देखिए, कुछ न्यूज चैनलों ने खबर चलाई कि केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से सभी मंत्रालयों को बंद करने का आदेश दे दिया है। जी हां, सभी मंत्रालयों को बंद करने का आदेश दे दिया, ऐसा कुछ न्यूज चैनलों ने खबर चलाई और कहा कि ये आदेश जारी हो गया है, सभी मंत्रालयों को बंद किया जा रहा है। लेकिन कोई मंत्रालय बंद नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये फेक न्यूज है, ये खबर गलत है। सभी मंत्रालय खुले हैं और डीओपीटी के दिशा निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। एक और खबर देखिए, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके आरोप लगाया गया कि संकट की इस घड़ी में अमेठी के कांग्रेस ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा है और कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने से रोका जा रहा है। ये ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और कांग्रेस के कई ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया अमेठी की घटना को लेकर कि पुलिस ने कांग्रेस के अमेठी जो दफ्तर है उस पर छापा मारा है और कार्यकर्ताओं को राहत काम करने से रोका जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? जी नहीं, ये फेक न्यूज साबित हुई, क्योंकि अमेठी के जिलाधिकारी ने एसडीएम से इस पूरे मामले की जांच कराई और जांच के नतीजों के अनुसार कांग्रेस का यह आरोप झूठा पाया गया। तो ये तो फेक न्यूज थी जिनसे सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी कोई भी फेक न्यूज आप भी फॉरवर्ड ना करें। और अब चलिए कुछ और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज कड़ी सुरक्षा देखने को मिली और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। क्यों ऐसा हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली गाजियाबाद की सीमा पर आज दिन भर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोमवार की देर शाम गाजियाबाद प्रशासन ने एक आदेश जारी कर दिल्ली आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल दिल्ली से लौटे 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया। ये आदेश जारी होने के बाद बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस हर आने जाने वाले से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते कई डॉक्टरों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और पत्रकारों को भी आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बेहतर है कि आप जहां पर भी हैं वहां पर जो सरकार और प्रशासन है उसके जो कुछ नियम है, उसने जो कुछ कहा उसके आदेशों का पालन करें, ताकि ऐसी स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। इस बीच लॉकडाउन के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से जरूरतमंद लोगों को लगातार राशन पहुंचाया जा रहा है, उनको खाना खिलाया जा रहा है। समाज के कई लोग एक साथ जुट गए हैं और एक साथ जुट करके जो जिससे मदद संभव हो सकती है वो लोग मदद कर रहे हैं और वो पैसा जुटाकर गरीब लोगों को, मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको दिल्ली से हमारे संवाददाता धीरज की इस रिपोर्ट में। यह है दिल्ली के सिविल लाइन निवासी समाजसेवी उद्यमी किशोर काया। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच इन्होंने अपने घर को ही सामुदायिक रसोई में तब्दील कर दिया है। बीते 30 दिन से ये रोज अपने परिवार के साथ खुद खाना बनाकर जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने
कोरोना को लेकर जब से लॉकडाउन शुरू किया है तब से हम लोग तभी से हम लोग खाना बना रहे हैं और खाना बना मीर गेट बस अड्डा, मजनू का टीला, निगमबोध घाट और अन्य झुग्गी बस्तियों में जरूरतमंद व्यक्तियों को खाना बांट रहा है। अच्छा लगता है, आपको गाड़ी के इंतजार करके शाम को अच्छा खाना देते हो आप। खाना बनाते और वितरित करते समय शुद्धता और गुणवत्ता के साथ साथ सामाजिक दूरी का भी पूरा पालन किया जाता है। हमारे यहाँ ये खाना करीब 1 महीने से बन रहा है लक्ष्मी में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सफाई का पूरा ध्यान दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सब डिस्टेंस जरूरत वाली डिस्टेंस सब कुछ मेंटेन की जा रही है। जब मैं जाता हूँ गाड़ी चला के तो मैं वहाँ पर सब चीज़ का ख्याल रखता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखता हूँ। मैं स्वयं गाड़ी में बैठ के देखता हूँ और जो हमारे साथ मेरे जो वर्कर्स जाते हैं वो भी मास्क पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं। किशोर काया के परिवार के इस सेवा भाव की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर तारीफ की है। बीते 30 सालों से कानपुर और गोवर्धन में भंडारा लगाने का काम कर रहे किशोर काया द्वारा किए जा रहे इस सेवा श्रम से निश्चित तौर पर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। देखिए कैसे पूरा एक परिवार जो है जुट जाता है और एक परिवार में कम्युनिटी किचन बनती है और वो देश के लोगों को उस परिवार में जोड़ लेते हैं कि सिर्फ परिवार नहीं बल्कि देश में जो गरीब हैं जिनको ज़रूरत है उनको भी हम भोजन कराएंगे। किशोर काया की जो है और उनका परिवार जो कुछ कर रहा है उसको वास्तव में दिल से सलाम करने का मन करता है। और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ और भी ऐसा काम हो रहा है। ग्रामीण भारत को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए समाज के कई प्रबुद्ध लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं। ऐसी एक व्यक्ति है राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के राजकीय पशु चिकित्सालय करणसर में सेवारत पशुधन सहायक बंशीधर, जो अपने वेतन से गांव के लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट में। यह है राजस्थान के जयपुर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय करणसर में कार्यरत पशुधन सहायक बंशीधर। पेशे से ये पशु चिकित्सक है, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गांवों में जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर उन्हें कोरोना की महामारी के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मैं गांव में घूम रहा हूँ। रामजीपुरा पंचायत सुंदरपुरा, रामजीपुरा कला, रामजीपुरा खुर्द, साड़ा ग्रामपुरा गाँव में करीब 1000-1200 आसपास तो मास्क में बाजार से लाके बांटे। अब आज घर परिवार वाले मिलकर वो मास्क बना रहे हैं और मास्क वितरित कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। इन्होंने अपनी पंचायत के सालग्रामपुरा, रामजीपुरा खुर्द, रामजीपुरा कला और सुंदरपुरा गाँव में घर घर जाकर अपने वेतन से मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं। ये मास्क लगावा जरूरी है और मास्क बांट कर पहली बार अब भी बना रिया है और घर में रहने से बाहर नहीं निकलने से। ये डॉक्टर साहब जो ये मास्क बांटे हैं ना, ये बहुत बढ़िया बांटे और ये और भी लिहाज प्रयास कर रहे हैं। मास्क बांट रहे थे बंशी जी यादव साहब और मकाना वो सैनिटाइज भी करे थे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाथ से बना के मास्क दे रहे हैं। इन्होंने पहले भी ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में डोर टू डोर जाके सैनिटाइज करवाया और लोगों को मास्क दिए, लोगों को जागरूक करवाया। डॉक्टर साहब सीमन देने भी आते हैं न, तो आप खुद घर पे हाथ से बना के दिए जा रहे हैं। कोरोना में मास्क लगा वो बहुत जरूरी है। जब ग्रामवासियों को मास्क की जरूरत हुई और बाजार से मास्क की आपूर्ति नहीं होने पर इन्होंने अपने घर पर ही कपड़े के मास्क बना डाले। गाँव में मास्क वितरण के दौरान गर्मी से बेहाल पशुओं का भी ये इलाज कर रहे हैं। बंशीधर के इस सेवा भाव से निश्चित तौर पर ग्रामीण भारत को कोरोना मुक्त बनाने के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को सेवा श्रम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको दिल्ली की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के रोहिणी बादली औद्योगिक इलाके में कैसे लोगों तक
बीजेपी के विधायक जो हैं यहाँ के विजेंद्र गुप्ता हर रोज करीब 5,000 लोगों को, समाज के सब लोगों को से मिल करके, उनसे सब सहयोग लेकर के कैसे लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 14 अप्रैल को लॉकडाउन की समय सीमा को 3 मई तक बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की थी कि जितना हो सके गरीब परिवारों की देखरेख करें और उनके भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अपने आसपास किसी को भी भूखा नहीं रहने दें। हालांकि इसके लिए सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जन भागीदारी के बिना ये संभव नहीं। और जन भागीदारी की मिसालें पूरे देश में दिख रही हैं। और यहाँ बादली औद्योगिक इलाके में भी, जहाँ करीब 5,000 की संख्या में मजदूरों और गरीब लोगों को रोज खाना खिलाया जा रहा है। एक हफ्ते में खीर भी आता है, खीर भी आती है, हलवा, पूरी, सब्जी, दाल, चावल, छोले, कढ़ी और बहुत अच्छा खाना जो है सभी आनंद ले रहे हैं खाने का। ये भाजपा के स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता हैं, जो खुद मजदूरों को खाना खिलाने के काम में लगते हैं। जन भागीदारी में सभी तबकों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। यहाँ करीब 5,000 लोगों को खाना खिलाने के साथ ही रोजाना करीब 1,000 परिवारों को कच्चा राशन भी दिया जा रहा है। रोहिणी विधानसभा में लगभग 5,000 लोगों को प्रतिदिन पका हुआ भोजन, जिसमें विभिन्न संस्थाएं और कर्मयोगी जो लोग हैं, जो दानवीर हैं, उनका सहयोग लेके कोई भोजन बना रहा है। और सूखा राशन भी हम लगभग 1,000 लोगों को प्रत्येक दिन हम बांट रहे हैं। यहाँ सेवा के काम में भी लॉकडाउन की प्रक्रियाओं का पूरा पालन हो रहा है और कोशिश ये है कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ निराश नहीं लौटे। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो भूखा ना रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राजा विहार के इलाकों में काफ़ी संख्या में स्वयंसेवी लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय विधायक सभी मिलकर इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको कम से कम भरपेट भोजन जरूर कराया जाए। धीरज कुमार, DD न्यूज, राजा विहार, दिल्ली। तो जिससे जो बन सकता है वो मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने घर पर रहना है। मैंने पहले ही कहा, कोरोना से लड़ना है तो घर पर रहना है। और अब आप घर में किस तरह से आप घर में रहकर आयुर्वेदिक तरीकों से अपने आप को जो है ठीक ठाक रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी विषय पर हमारे जो संवाददाता हैं नितेंद्र सिंह, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। इसको हम आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य कहते हैं और इसको दिन में मैक्सिमम 15 बार डाल सकते हैं। जैसे सोकर उठने के बाद डाल सकते हैं, दांत ब्रश करने के बाद डाल सकते हैं, बाहर जाने के पहले डाल सकते हैं, बाहर से आने के बाद डाल सकते हैं, रात में सोने के पहले डाल सकते हैं, भोजन के बाद डाल सकते हैं। नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो सादा जो घर में घी है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डालने का जो हमारा मिनिमम डोज बताया है उसको कहते हैं प्रतिमर्श नस्य, जिसमें 2 बूंद डाले जाए थे। हम 2-2 बूंद डाल देंगे। कितने उम्र के लोग? बच्चे से पीडियाट्रिक टू जेरियाट्रिक, हर उम्र में आप 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र तक सभी को कर सकते हैं। फायदा क्या होता है इससे? प्रिवेंटिव अप्रोच है। एक वहाँ पर एक कोट बन जाती है जिसके कारण कोई भी माइक्रोब का जो एंट्री है वो हम चेक करते हैं। दूसरा, ये जो खास प्रिवेंशन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ ये कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, सो नेस से नेसोफेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है एंड फिर लंग्स तक। ये कंप्लीट एक प्रिवेंटिव अप्रोच बन रही है। तो ये नाक में तेल हमारी परंपरा रही है, बुजुर्ग हमें बताते थे, बचपन में हम भी नाक में बाबा मेरे डालते थे, तो निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा होगा और आपको कोरोना और ये दूसरी जो वायरस है जो आपके शरीर में जाता है उससे बचाव करेगा। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। और आइए चलते चलते ये भी देख लेते हैं कि बच्चे जो हैं, बाल सेना कैसे संदेश दे रही है। Hello everyone, I'm Nandini. I'm 9 years old. I give my salute to the Corona warriors. Thank you.
इकबाल सेना ने कोरोना योद्धाओं को सलाम किया और संकट की इस घड़ी में सितारे भी लगातार लोगों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, लोगों को संदेश भी दे रहे हैं और लोगों को ये भी कह रहे हैं कि लगातार आपको कैसे लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। आइए चलते चलते फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम ने जो संदेश एक भेजा है एक गीत के जरिए, उस संदेश को सुन लेते हैं। आप ये संदेश देखिए, इस गीत को सुनिए, मुझे इजाजत दीजिए।